Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Student, today we read remaining part chapter 10, 18th century political formation. फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने मुगलों के बाद के टाइम पीरियड के बारे में हम इस लेसन के अंदर रीड किया है कि कैसे जो वीक मुगल एम्परर थे उनका फ़ायदा उठाते हुए अलग अलग स्टेट से जो सूबेदार थे, गवर्नर थे, उन्होंने अपनी पावर को कैसे एक्सटेंड किया था। तो ये इन सब के बारे में हम 3 स्टेट के बारे में रीड कर चुके हैं, हैदराबाद, अवध और बंगाल के बारे में हमने रीड किया है। आज हम रीड करेंगे ये राजपूतों के बारे में, वतन जागीर ऑफ द राजपूत। तो जो वतन जागीरी थी राजपूतों की, उनके बारे में रीड करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। ओके बेटा। मैनी राजपूत किंग्स, बहुत से कई जो राजपूत राजा थे, पार्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू अम्बेर एंड जोधपुर, जो आम्बेर और जोधपुर से, जो आप राजस्थान के अंदर है, ये आपने इनके नाम सुने भी होंगे। एक सीरियल आता था मुगलों के टाइम का, जोधा अकबर नाम से। उस टाइम पे आमेर जोधपुर सर्व्ड अंडर द मुगल विद डिस्टिंक्शन। तो जो राजघराने की व्यवस्था थी मुगल टाइम से, उनके टाइम से मुगलों के वो काफ़ी लंबे समय से सेवा करने वाले, सर्व अंडर मुगल विद, यानी कि सेवा में लगे हुए थे, उनकी सेवा करते थे। इन एक्सचेंज बदले में क्या मिला इनको? दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीरी। तो जो बादशाह होता था, सम्राट होता था, वो बदले में इनको अपनी वतन की जो जागीरें होती थी वो इनको देता था। अब उस पर इनकी पूरी स्वतंत्रता से अनुमति दे देता था कि आप इनको स्वतंत्र रूप से इन जागीर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको वतन जागीरी, यानी कि जागीर का मतलब है कुछ पार्ट, जो जमीन का हिस्सा दे देना, कुछ प्रांतों को दे देना कि इन सभी प्रांतों पर तुम्हारा कंट्रोल है। इन द 18th सेंचुरी, जो 18वीं शताब्दी है, दीज रूलर नाउ अटेम्प्ट टू द एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रिलीजियस तो रीजन्स। तो अब ये जो शासक थे आमेर के, जोधपुर के, अपने आसपास के इलाकों पर अपना कंट्रोल करना, अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। जैसे अजीत सिंह, रूलर ऑफ जोधपुर, जोधपुर के जो शासक थे अजीत सिंह थे, वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द फंक्शनल पॉलिटिक्स एज द मुगल कोर्ट। तो जोधपुर के जो राजा अजीत सिंह थे, उन्होंने मुगल दरबार की जो राजनीति में अपने पैर फंसा लिए थे, यानी कि वो अपने अच्छी तरह से अपनी पावर को बढ़ा लिया था। पैर फंसाने का मतलब अपनी पावर को दिन प्रतिदिन वो बढ़ाते जा रहे थे। दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम्स द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात और मालवा। तो इस प्रकार गुजरात और मालवा के जो राजपूत घराने थे, उन्होंने सूबेदारी होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हम इस एरिया के सूबेदार बनना चाहते हैं। कहाँ के? गुजरात और मालवा के। उस राजपूत परिवार ने कहा कि हम गुजरात और मालवा की सूबेदारी प्राप्त करना चाहते हैं। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हैड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात। तो जो राजा राजा अजीत सिंह थे, जोधपुर के रूलर थे, उन्होंने साथ में कहा कि गवर्नरशिप और मिल गई, गुजरात की ओर मिल गई। और जो सवाई राजा जयसिंह थे, आम्बेर के गवर्नर थे, और साथ में मालवा की भी गवर्नरशिप उनको मिल गई थी। इस प्रकार एक एक के बजाय उनको दो दो प्रांत की गवर्नरशिप दी गई थी। दीज ऑफिस वर रिन्यूड बाय द एम्परर जहादर शाह 1713। तो उस समय जो मुगल एम्परर थे वो कौन थे? ये एम्परर थे जहांदर शाह 1713 में। तो दे आल्सो ट्राइड, उसके बाद उन कोशिश की गई थी जो राजपूत थे, एक्सटेंड देयर टेरिटरीज बाय सीजिंग पोर्शन ऑफ इंपेरियल टेरिटरीज नेबरिंग देयर वतन। तो जो वतन जागीर उनको दी जाती थी, उसके बाद उनकी कोशिश यही रही थी, यही कोशिश करते रहते थे कि आस पड़ोस के जो इलाके हैं, उन इलाकों पर भी वो धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो आस पड़ोस का कौन सा एरिया था? नागौर, राजस्थान के अंदर। वाज कॉन्कर्ड एंड एनेक्टेड टू द हाउस ऑफ जोधपुर। तो उसको भी जीता गया और जोधपुर के एरिया में मिला लिया गया। वाइल आम्बेर सीज लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी। तो जो आम्बेर का राजा था, उसके द्वारा बूंदी के एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था। सवाई राजा जयसिंह के द्वारा अपनी जो नया एरिया बनाया गया था, वो जयपुर को अपनी कैपिटल बनाया था। एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। बाद में उसको आगरा की भी सूबेदारी दी गई थी। किसको? राजा जयसिंह को। मराठा कैंपेन इनटू राजस्थान फ्रॉम 1740 डिकेड्स पुट्स प्रेशर ऑन दीज प्रिंसिपलिटीज एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन।
तो इस प्रकार 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के ज्यादा जो कंट्रोल था वो ज्यादा और बढ़ रहा था, यानी कि और ज्यादा एरिया पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो दो तीन राजा रूलर थे, अजीत सिंह थे, राजा जय सिंह थे, तो ये अपने एरिया को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। तो यहाँ देख सकते हैं जो राजपूत मुखिया थे, बिल्ट ए नंबर ऑफ फोर्ट, किले बनाए थे, हिल टॉप विच बिगम, पहाड़ी एरिया के पर सेंटर ऑफ द पावर, अपनी पावर के सेंटर बनाने के लिए। एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन, जो किले बनाने का काम था वो और ज्यादा बढ़ाया जा रहा था। मैजेस्टिक स्ट्रक्चर हाउस, अर्बन सेंटर, प्लेसेस, टेम्पल्स, ट्रेडिंग सेंटर्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, अदर बिल्डिंग। इस प्रकार से दूसरी जो बिल्डिंग थी वो बनाई गई थी, ट्रेडिंग सेंटर बनाए गए थे, मंदिर बनाए गए थे, महल बनाए गए थे और दूसरी इमारतें बनाई गई थी। चित्तौड़गढ़ फोर्ट कंटेन मैनी वाटर बॉडीज वेरिंग फ्रॉम तालाब्स टू कुंडीज, जिसको वेल्स कुएं बोलते हैं, पोन्ड्स बोलते हैं, बोएलिज स्टेप वेल्स जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार कई पानी को इकट्ठा करने के लिए वाटर बॉडीज बनाई गई थी, उनके अलग अलग नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, अब ये राजा जयसिंह जो जयपुर की अपनी कैपिटल बनाया था, इसके बारे में देखते हैं। राजा जयसिंह के बारे में यहाँ दिखाया गया है, बताया गया 1732 में राजा जयसिंह वाज एट द हाइट ऑफ हिज पावर, अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा था। ही वाज द गवर्नर आगरा ऑफ 12 ईयर फॉर 12 साल तक आगरा का गवर्नर बना रहा। मालवा फॉर 5 to 6, 5 से 6 साल मालवा का सूबेदार बना रहा। ही पोजेस्ट ए लार्ज आर्मी, उसने एक बड़ी सेना को खड़ा कर दिया, एक बड़ी सेना बनाई। आर्टिलरी एंड ग्रेट वेल्थ, वो बहुत ज्यादा धन अपने पास उसने इकट्ठा कर लिया था। किसने? ये राजा जयसिंह की बात कर रहे हैं हम। ही पोजेस्ट हिज स्वे एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली टू द बैंक ऑफ द नर्मदा, उसने अपना एरिया दिल्ली से लेकर जो नर्मदा का रिवर है, नर्मदा रिवर का एरिया है, वहां तक उसने अपने एरिया को एक्सटेंड कर दिया था। तो अब ये था राजपूतों के बारे में। तो यहाँ दिखाया गया है ये सवाई जयसिंह, रूलर ऑफ आमेर, कंस्ट्रक्शन 5 एस्ट्रोनॉमिकल्स ऑब्जर्वरीज, वन इज इन दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी, कॉमनली नोन एज जंतर मंतर। ऑब्जर्वरीज हैड वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी हेवनली बॉडीज, तो उस समय के जो हेवनली बॉडीज थी, हमारे उपग्रह थे, उनके बारे में पता लगाने के लिए उन्हें 5 से ऑब्जर्वरी सेंटर बनाए थे दिल्ली के अंदर। ये राजा सवाई जयसिंह सवाई के द्वारा दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर, मथुरा के अंदर, वाराणसी के अंदर। जो जंतर मंतर है वो उसी के द्वारा बनाया गया था। तो ये जोधपुर का ये किला दिखाया गया है यहाँ पर, और ये जंतर मंतर ये यहाँ दिखाया गया है। तो ये सारी बिल्डिंग राजा जयसिंह सवाई सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट करते हैं हम राजा जयसिंह सवाई के द्वारा। अब है सीज्ड इंडिपेंडेंस, तो किस प्रकार आजादी हासिल की थी। जो कोई मुगलों के अंडर में था या फिर राजपूतों के अंडर में था, उन्होंने अपने आप को कैसे आजाद कराया, उनके बारे में हम यहाँ देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इंटू ए पोलिटिकल कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी के बारे में, जो सिख का एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुआ। सिखों के बारे में हम कर रहे हैं। सिखों के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, संस्था बनाई गई थी, जिसको राजनीतिक समुदाय के रूप में कह सकते हैं हम, पॉलिटिकल कम्युनिटीज। चैप्टर 8 में हम इसके बारे में रीड कर चुके हैं। ए रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब, तो पंजाब की एक क्षेत्रीय जो इमारतें हैं उनको निर्माण करवाया गया था। सर्वल बैटल्स वर फोर्ट बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा राजपूतों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, मुगल रूलर्स के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा 1699, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करने से पहले, किसकी स्थापना करने से पहले? खालसा की स्थापना करने से पहले राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थी। किसने लड़ी? गुरु गोविंद सिंह ने। तो यह पूछा जा सकता, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? 1699 में। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ हो चुकी थी 1708 में। द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल, तो खालसा जो बनाया गया था, ग्रुप बनाया गया था खालसा जो पंथ, तो वो भी किसके खिलाफ खड़ा हो गया था? अब
मुगल एम्परर के खिलाफ, मुगल सम्राट के खिलाफ, जो अथॉरिटी थी उसके खिलाफ। बंदा बहादुर लीडरशिप, किसके नेतृत्व में? जो बंदा बहादुर था, सिख थे ये भी, उसके नेतृत्व में उन्होंने किसके खिलाफ आवाज उठाई? मुगल अथॉरिटी के खिलाफ। डिक्लेयर देयर सोवरेन रूल बाय द स्ट्राइकिंग क्वेंस इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह। तो उन्होंने अपने आप को आजादी का नारा लगाते हुए, आजाद घोषित करते हुए अपने सिक्के बनवाए। उन सिक्कों पर गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक का नाम लिखवाना शुरू कर दिया। सिक्कों का मतलब है कि हम मुगलों के अधीन नहीं है कि मुगलों के बनाए हुए सिक्के चलाएंगे, हम अलग से अपने सिक्के बनाएंगे और अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे। ओके, अब है ये एस्टेब्लिश्ड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सतलुज और जमुना। तो सिखों ने कहा कि हमारा जो एरिया है वो सतलुज रिवर और जमुना जो रिवर है उसके बीच का एरिया हम अपना प्रशासन की स्थापना करेंगे। बंदा बहादुर वाज कैप्चर इन 1715 एग्जीक्यूटेड इन 1760। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया था और 1716 में उसको मार दिया गया था। तो ये सिखों द्वारा मुगलों का विरोध किया गया था और मुगलों के द्वारा बंदा बहादुर को मार दिया गया था। अब यहाँ पर सिखों के तलवार के बारे में दिखाया गया है, उनके चित्र दिखाए गए हैं। ये तलवार किसकी है? महाराजा रणजीत सिंह की तलवार के बारे में दिखाया गया है। अंडर ए नंबर ऑफ एबल लीडर्स, जो सिखों के अच्छे योग्य नेता थे 18th सेंचुरी में, द सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्व इनटू ए नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जत्था। तो सिखों के द्वारा अपने अच्छे नेताओं के नेतृत्व में जत्थों का निर्माण, जत्थे बनाए गए थे। लेटर ऑन द मिसल, बाद में जिनको मिसल के नाम से जाना गया। देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज द ग्रांड आर्मी। इन दोनों को मिलाकर, जत्थे को और मिसल को मिलाकर एक बड़ी सेना बनाई गई जिसको दल खालसा के नाम से जाना गया। किसके नाम से? दल खालसा। एंटायर बॉडी यूज्ड टू मीट एट अमृतसर। ये सभी आपस में अमृतसर एक जगह पर मिलते थे टाइम ऑफ बैसाखी और दिवाली। दिवाली और बैसाखी के टाइम पर सब इकट्ठे होते थे कलेक्टिव डिसीजन क्या लेने के लिए? इकट्ठे होकर डिसीजन लेने के लिए। नोन एज रिसोल्यूशन ऑफ द गुरु। तो किस चीज का? गुरु मता, यानी गुरु का जो प्रस्ताव आपस में रखते थे उसका डिसीजन लेने के लिए ये करते थे। सिस्टम कॉल्ड राखी वाज इंट्रोड्यूस। तो एक सिस्टम शुरू किया गया जिसको राखी की व्यवस्था कहते हैं। ऑफरिंग प्रोटेक्शन कल्टीवेटर ऑन द पेमेंट ऑफ द टैक्स 20% ऑफ द प्रोड्यूस। तो उन्हें किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान, सुरक्षा देने के लिए कहा गया। कि उसने अपने एरिया के लोगों को, किसानों को कहा कि आप हमें 20% एज ए टैक्स दें और बदले में हम आपकी रक्षा करेंगे। जो सेना बनाई थी उस सेना के लिए पैसा तो चाहिए था, दल खालसा के लिए। तो पैसा कहाँ से इकट्ठा किया? उन्होंने किसानों से लिया। कितना परसेंट? उनकी फसल का 20%। उन्होंने किसानों से कहा कि तुम 20% अपनी फसल का दो, बदले में जो हमारी सेना वो तुम्हारी रक्षा करेगी। ओके। गुरु गोविंद सिंह had inspired the Khalsa with belief that their density was rule, राज करेगा खालसा। तो अब हम यह गुरु गोविंद सिंह से इंस्पायर्ड होकर प्रेरित किया गया था, खालसा को प्रेरित किया था इस विश्वास के साथ कि शासन उनके भाग्य में है। क्या? रूल, राज करेगा खालसा। तो ये सिखों का मानना था कि जो खालसा दल हमने बनाया है ये हमारा भाग्य है और ये हम राज करेंगे। देयर वेल नीट ऑर्गेनाइजेशन एनेबल देम टू put up a successful resistance to the Mughal governor first and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized rich provinces of the Punjab and Sarkar of the Sirhind from the Mughals। इस प्रकार जो खालसा बनाया गया था उसके खिलाफ पहला तो मुगल सूबेदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ विरोध प्रकट किया था। किसने? खालसा दल ने। सिखों के द्वारा जो खालसा दल बनाया था उसने सबसे पहले तो मुगलों के खिलाफ आवाज उठाई, मुगल जो गवर्नर थे उसके। दूसरी में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ आवाज उठाई थी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली बार बार आक्रमण कर रहा था किस पर? भारत पर। तो अपने पंजाब का बहुत बड़ा एरिया किसने? अहमद शाह अब्दाली ने अपने कब्जे में कर रखा था। तो इसलिए पंजाब के जो खालसा दल था उनका विरोध किया था। ठीक है। और बाद में सरकार ऑफ सिरहिंद, ठीक, मुगलों की एक सरकार थी, उसका भी विरोध किया था। खालसा डिक्लेयर्ड सोवरेन रूल द स्ट्राइंग देयर ओन क्वेंस। और दोबारा से खालसा के द्वारा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया 1765 में। 1765 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, अपना खुद का शासन चलाने की घोषणा कर दी थी। दिस क्वेन बोर द सेम इंस्क्रिप्शन एज द वन ऑन द ऑर्डर इश्यू बाय द खालसा इन द टाइम
बंदा बहादुर। जिस प्रकार बंदा बहादुर के टाइम पर जो सिक्के चलाए गए थे उसी तरह से सिक्के दोबारा से चलाए गए थे, ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके थे। नेक्स्ट है सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी के लास्ट सालों की बात है। जो सिख के प्रांत थे, कहां से कहां बोला था इन्होंने, सतलुज से यमुना के बीच के एरिया आपने बताए थे, पीछे हमने रीड किया। दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स, इस एरिया में अलग अलग शासक रूल कर रहे थे। वन ऑफ देम महाराजा रणजीत सिंह, एक जो पंजाब का महाराजा रणजीत सिंह था। रीयूनिट्स दिस ग्रुप एंड एस्टेब्लिश्ड कैपिटल एट लाहौर 1799। तो जो राजा रणजीत सिंह थे उसके द्वारा फिर सिखों के अंदर एक एकता बनाई और लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया। इस प्रकार ये था किसके बारे में, सिखों के बारे में। नेक्स्ट है हमारा मराठों के बारे में। मराठास, द मराठा किंगडम was another powerful regional kingdom of to arise out the sustained opposition to मुगल रूल। अब जो नेक्स्ट थे, जैसे मुगलों के खिलाफ मुगलों की पावर कम होती जा रही थी, तो पहले किसने, जो अवध का शासक था, बंगाल का शासक था, हैदराबाद का शासक था, उन्होंने उनके खिलाफ अपने आप को स्वतंत्र करवाया, उनके खिलाफ विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र शासक बना लिए। अब ये जैसे हमने राजपूतों के बारे में पढ़ा, सिखों के बारे में पढ़ा कि वो उन्होंने भी मुगलों के खिलाफ विरोध करके अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और अपना नया शासन शुरू कर दिया। ऐसे ही हम मराठों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि मराठे कैसे पावरफुल रीजनल एक क्षेत्रीय राज्य का निर्माण किया था, अपोजिशन टू मुगल रूल्स, मुगल जो शासक था उसका विरोध करते हुए। शिवाजी मराठे थे जो 1627 से लेकर 1680 तक उसने रूल किया। स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिली देशमुख, उसने जो एक पावरफुल योद्धा फैमिली थी उसके साथ मिलकर देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। किसने की, शिवाजी ने की। तो सबसे जो पहले थे वो शिवाजी थे। तो शिवाजी का कब से कब, 1627 से 80 तक। तो इन्होंने जो देशमुख थे इनके साथ मिलकर अपना एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया था। ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पिसेंट पेस्टोलिसिस्ट प्रोवाइड द बैकबोन ऑफ मराठा आर्मी। तो उस समय के जो किसान थे या पशु पालने वाले, जिसको कुनबी के नाम से जाना गया, किसके नाम से, कुनबी के नाम से, खेती करने वाले थे, पशु पालने वाले थे, उनके सहयोग से मराठों की एक नई सेना बनाई। किसने बनाई, शिवाजी ने बनाई। किसकी मदद से, कुनबी की मदद से, देशमुखों की मदद से। शिवाजी यूज्ड दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल। इस पावर का जो उसने पावर इकट्ठी की थी शिवाजी ने, उस पावर का प्रयोग मुगलों के चैलेंज देने के लिए, चुनौती देने के लिए प्रयोग किया। आफ्टर शिवाजी डेथ, शिवाजी की डेथ के बाद इफेक्टिव पावर इन मराठा स्टेट वाज वाइडली बाय ए फैमिली ऑफ चित्पावन ब्राह्मण। चित्पावन ब्राह्मण वो सर्व शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा, जिसको प्रिंसिपल मिनिस्टर के नाम से जाना जाता था। पूना बिकम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम। तो शिवाजी के बाद, शिवाजी की मृत्यु के बाद जो मराठों का प्रभावी व्यक्ति था, जिसको जो कि कहां से था, चित्पावन ब्राह्मण के परिवार से था, जिसको बाद में पेशवा के नाम से जाना गया था। शिवाजी के जो भी उत्तराधिकारी थे उनको पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में रखा जाता था। यानी कि जो मुखिया होता था, रूलर होता था, वो कौन था, शिवाजी था। शिवाजी अपने अंडर में किसको रखता था, पेशवा को, प्राइम मिनिस्टर को रखता था, जो उसकी सर्विस करते थे। तो उन्होंने पुणे को अपनी मराठा राजधानी बनाया था। समझ में आया। पेशवा था जो प्रधानमंत्री था, उन्होंने अपनी राजधानी किसके द्वारा बनाई गई थी। अब यहाँ हम ये पोर्ट्रेट दिखाया गया है शिवाजी का, तो इसके बारे में यहाँ नीचे जो दिया गया इसके बारे में रीड करते हैं। टुवार्ड द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, किसकी सेंचुरी के खत्म होने पर, 17th सेंचुरी खत्म हो रही थी। पावरफुल स्टेट स्टार्टेड एमर्जिंग इन द डेक्कन अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी। शिवाजी के नेतृत्व में दक्कन को एक मजबूत राज्य का निर्माण किया। फाइनली लीड टू द एस्टेब्लिश्ड ऑफ द मराठा स्टेट, और उन्होंने मराठों के राज्यों का निर्माण करवाया। शिवाजी वाज बोर्न टू शाहजी एंड जीजाबाई, ये शिवाजी के बारे में बताया गया है, जो इसके पिता का नाम शाहजी और माँ का नाम जीजाबाई था। शिवानरी इन 1630 में अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के गाइडेंस में रहते हुए हिज गार्डियन दादा कौनदेव। शिवाजी अम्बार्क्ड एज ए कैरियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट एज ए यंग एज, छोटी सी उम्र में वो विजेता के रूप में उभरे थे। ऑक्यूपेशन ऑफ द जावली मेड हिम द अनडिस्प्यूट्स लीडर ऑफ द मालवा हाईलैंड्स, विच
पेव्ड द वे फॉर फर्दर एक्सपेंशन। इस प्रकार उसका जो एरिया था मालवा का, उस पर इन्होंने कंट्रोल करने के लिए साथ दिया गया था, अवसर मिला था और आगे बढ़ाने के लिए। हिज exploit against force the Bijapur Mughal made him legendary figure. He often resorted to guerrilla warfare. तो कई बार क्या कहते हैं, गुरिल्ला वारफेयर होता है छिप कर किसी पर अटैक करना, अगेंस्ट द ओपोनेंट्स, जो उसके विरोधी थे होते थे उस पर गुरिल्ला वार करता था। कौन? शिवाजी। इंट्रोड्यूसिंग एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सपोर्ट बाय ए रेवेन्यू कलेक्शन। तो इसने एक अच्छा प्रभावी प्रशासन चलाया था किसकी मदद से? जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, बेस्ट चौथ एंड सरदेशमुखी। तो उस समय जो मराठों के टाइम पे टैक्स लिया जाता था उसको दो नाम से जाना जाता था, चौथ और सरदेशमुखी। तो ये मराठा स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे ज्यादा भूमिका इस टैक्स की रही थी, शिवाजी की रही थी। अंडर द पेशवा एंड मराठा डेवलप सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो पेशवा के कंट्रोल में रहते हुए मराठों के द्वारा ये वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री, एक सेना तैयार की गई, सफल सेना। देयर सक्सेस ले बाईपासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ द मुगल्स। इस प्रकार जो मुगलों का किलाबंद इलाकों से सामना न करते हुए उन्होंने बाय द रेडिंग सिटीज एंड बाय एंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरियाज वेयर देयर सप्लाई लाइन्स एंड रेनफोरेस्टमेंट कुड बाय इजीली डिस्टर्ब। तो उन्होंने सीधा किलों पर अटैक न करते हुए, किसने? मराठों ने सीधा किलों पर अटैक न करते हुए चुपचाप उनके पास से निकलकर कहाँ हमला बोलते थे? शहर या कस्बों पर हमला बोलते थे। और मुगल जो सेना थी वो मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे, और इस प्रकार जहां से रास्ते होते थे आने जाने के, उन रास्तों को रोक लेते थे, और वहां से जो सेनाओं के लिए, मुगल सेनाओं के लिए सामान भेजा जाता था उसको छीन लेते थे। कौन छीन लेते थे? मराठा छीन लेते थे। बिटवीन 1720 से लेकर 1761 मराठा एम्पायर एक्सपेंड। तो मराठों का जो साम्राज्य था वो बढ़ता जा रहा था। ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी of the Mughal Empire. Malwa, Gujarat was seized from the Mughal by 1720. By the 1730, Maratha king was reorganized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. He possessed the right to Chauth and Sardeshmukhi in the entire region. इस प्रकार 1720 से लेकर 1761 मराठा जो साम्राज्य था वो फैलता जा रहा था, काफी विस्तार होता जा रहा था। धीरे धीरे वो सफलतापूर्वक मुगल एम्परर की जो पावर थी, अथॉरिटी थी, उसको कम करते जा रहे थे, उसको यानी कि उसका पतन होता जा रहा था। मालवा और जो गुजरात का एरिया है मुगलों से छीन लिया था मराठों ने। कब? 1720। पहले राजपूतों ने छीना, अब ये फिर मराठों ने छीन लिया था। मराठा जो राजा थे उनके द्वारा क्या किया गया था? मराठा का जो नरेश था, जो डेक्कन एरिया था, उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया था, और साथ में इन सभी एरिया पर उन्होंने जो टैक्स लगाया था चौथ और सरदेशमुखी, वो टैक्स लेना शुरू कर दिया था। आफ्टर रेडिंग दिल्ली, दिल्ली पर हमला करने से पहले 1737 में फ्रंटियर ऑफ मराठा डोमिनेशंस एक्सपेंडेड रैपिडली। तो धावा बोलने के बाद मराठा का जो प्रभुत्व था, जो कंट्रोल था, वो बढ़ता जा रहा था, तेजी से बढ़ता जा रहा था। इनटू राजस्थान, द पंजाब इन द नॉर्थ। तो राजस्थान में अपना कंट्रोल किया, पंजाब में अपना कंट्रोल किया, उसके बाद बंगाल में, ओडिशा में, कर्नाटका में, तमिल और तेलुगु कंट्रीज जो साउथ के अंदर हैं। दीज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड द मराठा एम्पायर। इस प्रकार से कुछ ऐसे थे जो मराठा को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं थे, बल्कि उनको ट्रिब्यूट्स देते थे, उपहार देते थे। उनको कहा कि आप हमारे एरिया पर कंट्रोल न करें, बल्कि हम आपको उपहार देंगे बदले में। एक्सपेंशन ब्रोड्स एनमोरियस रिसोर्सेज बट इट केम एट ए प्राइस। तो बहुत सारे जहां पर संसाधन थे साम्राज्य के विस्तार के लिए, उन्होंने संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने कई बार उनकी क्या मिलिट्री ए कैंपेन आल्सो मेड अदर रूलर hostiles toward the Maratha. As a result, they were not inclined to support the Maratha during the third battle of Panipat 1761. तो मराठों ने अपनी जो सेना मिलिट्री कैंपेन चलाए थे, जो अन्य शासक थे वो मराठों के खिलाफ हो गए, और मराठों के खिलाफ होने के कारण
1761 में जो पानीपत की थर्ड बैटल थी, उसमें दूसरे शासकों की मदद न मिलने के कारण मराठे हार गए थे। ओके, अलोंग साइड एंडलेस मिलिट्री कैंपेन, तो दूसरे तरफ सेना के जो कैंपेन चल रहे थे, अभियान चल रहे थे, मराठा डेवलप इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो मराठे प्रभावी प्रशासन की व्यवस्था तैयार कर रहे थे। वन कॉन्क्वेस्ट हैड बीन कंप्लीटेड एंड मराठा रूल वाज सिक्योर, जब किसी एक इलाके पर एक बार विजय प्राप्त कर लेते थे तो मराठे अपने आप को सुरक्षित महसूस करना शुरू कर देते थे। रिवेन्यू डिमांड वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस टेकिंग लोकल कंडीशन इनटू अकाउंट, जो स्थानीय परिस्थितियों में ध्यान रखते हुए धीरे धीरे जो टैक्स लिया जाता था उसकी डिमांड बढ़ाई गई। एग्रीकल्चर वाज एनकरेज्ड एंड ट्रेड रिवाइव्ड, जो खेती का काम था उसको भी बढ़ा दिया गया, व्यापार का काम था उसको बढ़ावा दिया गया। अलाउ मराठा चीफ, जो मराठे सरदार थे, लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, सिंधिया कहाँ के थे, ग्वालियर के थे। गायकवाड़ कहाँ के थे, बड़ौदा के थे। और जो भोंसले थे वो नागपुर के थे। रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मी, तो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, इसके कारण उन्होंने एक पावरफुल आर्मी बनाई, सेना बनाई। मराठा कैंपेन इनटू मालवा इन 1720 डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटीज ऑफ द सिटीज इन द रीजन, तो इस प्रकार 1720 के बाद मालवा में मराठा अभियानों ने इस क्षेत्र में शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंची, यानी कि शहरों का विकास ऐसे ही होता रहा। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधिया पेट्रोरेंज एंड इंदौर अंडर होलकर, तो इस प्रकार जो उज्जैन था वो सिंधिया के कंट्रोल में था, इंदौर था वो होलकर के कंट्रोल में आगे डेवलप करता रहा। बॉल by all account these cities were large and prosperous and functioned as important, इस प्रकार ये शहर बड़े और समृद्धशाली थे, प्रोस्पेरियस थे और ज्यादा पावरफुल थे। कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर, और ये सांस्कृतिक रूप से और व्यापार के मुख्य केंद्र थे। न्यू ट्रेड रूट्स एमर्ज विद दिस एरिया, यहाँ नए रास्ते निकाले गए व्यापार के लिए। कंट्रोल बाय द मराठा, जिस पर किसका कंट्रोल था, मराठों का। सिल्क प्रोड्यूस इन द चंदेरी रीजन, जो सिल्क रास्ता था, सिल्क का उत्पादन करने के लिए कुछ मराठों की जो राजधानी थी पुणे, उसको नया बाजार बनाया गया। सिल्क का प्रोड्यूस उत्पादन करने के लिए पूना को एक नया बाजार बनाया गया। मराठा कैपिटल थी जो बुरहानपुर, विच द अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन आगरा सूरत, नाउ एक्सपेंडेड हिंटरलैंड टू इंक्लूड पूना नागपुर इन द साउथ एंड लखनऊ इलाहाबाद इन द ईस्ट। अब ये क्या है कि आगरा और सूरत के बीच का जो एरिया था वो व्यापार में मिला लिया गया था, व्यापार करने की जगह बना दी गई थी, सेंटर बना दिए गए थे। अब जो व्यापार करने का हिंटरलैंड एरिया था, भीतर का एरिया था, उसको बढ़ाकर दक्षिण में पुणे की तरफ और नागपुर की तरफ बढ़ाया गया, और ईस्ट में पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को भी शामिल कर लिया गया था। इस प्रकार जो मराठों की पावर थी वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। ओके बेटा, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, बाकी हम बाद में करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। ओके।